नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त आप देख रहे हैं G20 पर हमारा यह खास शो सीधे भारत मंडपम से। आज G20 के मंच पर जो देखने को मिला वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के ठीक दूसरे सेशन के बाद मुखातिब हुए और उन्होंने जो घोषणा की, उस घोषणा के बाद सभी ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। ऐसा शायद पहली बार G20 के इतिहास में हुआ है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को एडॉप्ट कर लिया गया, वो भी महज 2 सेशंस के बाद ही। ये अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक समय था जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे थे और तमाम जो वहां पर मौजूद लीडर्स थे, जो सदस्य देश थे, सभी ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन का, इस डिक्लेरेशन का ताली बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो लीडर्स की ओर से जो खास सुझाव आए हैं और जो एक आम सहमति बनी थी उसको भी एडॉप्ट करने के लिए अपनी सहमति दे दी, क्योंकि भारत इस वक्त चेयर पर है, अध्यक्ष है G20 का। इसी वजह से भारत की ओर से इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना अपने आप में इस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लीडर डिक्लेरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें तमाम जो सदस्य देश हैं उनकी ओर से बहुत सारे सुझाव लाए गए थे। भारत ने भी कई सारे इश्यूज थे जिस पर उन्होंने चर्चा की थी और एक आम सहमति बनाने में भारत के कूटनीतिक जो तमाम आप कह सकते हैं कि शेरपास थे, विदेश मंत्री थे, तमाम जो वो हमारे फॉरेन अफेयर्स के तमाम अधिकारी थे जो लगातार हर एक देश के साथ एंगेज हो रहे थे और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इश्यूज थे जिस पर आम सहमति बनानी थी और भारत ने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब खुद इसके बारे में जिक्र किया तो आप देखिए, खुद सुनिए कि किस तरह से वहां पर मौजूद सभी ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। तो यह भी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने बड़े खुश होते हुए इस बात को डिक्लेयर किया, कहा कि न्यू दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन इसको अडॉप्ट किया जा रहा है और यही वो मुख्य दस्तावेज है जिसकी तैयारी की जा रही थी और जिस पर सारा मंथन चल रहा था, खींचतान चल रही थी। सभी नेताओं के जितने प्रतिनिधि हैं वो इसी जॉइंट डिक्लेरेशन के एक एक शब्द पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी पर काम कर रहे थे। और वो लीडर्स जॉइंट डिक्लेरेशन जो है G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन वो अडॉप्ट कर लिया गया है और ये इस समिट की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या है ये बातें अब से थोड़ी देर में आपके सामने हम रखना शुरू करेंगे, लेकिन जिसके लिए सारी कवायद हो रही थी वो काम जो है पूरा हो चुका है, ये हम आपसे कह सकते हैं। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर है हमारे साथ। देवेंद्र, जरा इसकी अहमियत बता दें जो बात प्रधानमंत्री ने अभी कही सारे लीडर्स के सामने। 2 चीज सौरभ इसमें बताऊं। पहले एक आउटकम को लेकर बात करें कि क्यों इस बार का जो G20 है उसे सबसे ज्यादा एम्बिशियस, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों कहा जा रहा है, वो एक डाटा शेयर करना चाहेंगे। जर्मनी में 2017 में हुआ था, उस समय जो आउटकम था यानी कि लाइन ऑफ एफर्ट जिसे कहते हैं वो था 8 और जो एनेक्स डॉक्यूमेंट्स उस समय आए थे उसमें वो था सौरभ 14।
अर्जेंटीना में 2018 में आया 12, उसके बाद जापान में 2019 में 13, सऊदी अरेबिया 2020 में 22, इटली 2021 में 36, इंडोनेशिया 2022 यानी कि पिछले साल 27 आउटकम थे। भारत में 2023 में 73 आउटकम हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना सक्सेसफुल है आउटकम के लिहाज से। दूसरी चीज़ की लीडर्स का इस प्रकार से ज्वाइंट डिक्लेरेशन का इतनी आसानी के साथ स्वीकार किया जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। समझा जा सकता है कि रूस यूक्रेन वॉर को लेकर ही किस प्रकार से अलग अलग पोजीशनिंग है और उसके बीच लीडर्स डिक्लेरेशन को इतना स्मूथली उसको एक्सेप्ट करा लिया जाना, यह बताता है कि जितने शेरपा थे जो कि इस बैठक के पीछे, शेरपा मतलब हर एक देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रमुख है सरकार के, उनके बिहाफ पर एक राजदूत होते हैं जो कि बैक चैनल काम कर रहे होते हैं। जैसे भारत में वो अमिताभ कांत हैं। उन लोगों की मीटिंग मानेसर में हुई और उसमें लगातार सहमति बनाई गई और आज उस सहमति के बाद जो प्रारूप तैयार हुआ वो प्रारूप ऐसा था कि किसी भी देश ने उस पर ऐतराज नहीं किया और ये एक बड़ी सफलता कह सकते हैं मेजबान होने के लिहाज से। अभी आप जो बता रहे हैं अमिताभ कांत, वो शेरपा थे इस G20 के, भारत की तरफ से हमारे प्रतिनिधि बेसिकली, और जो भी ड्राफ्टिंग होनी है या जो भी जितने प्रतिनिधि मंडल हैं सबके साथ मिल बैठकर जिन जिन विषयों पर भी काम करना है, ये शेरपाई जो है वही काम करते हैं और लीडर्स बाद में बस उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। तो अब देखिए अमिताभ कांत जो भारत के शेरपा थे, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि द न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन हैज बीन ऑफिशियली अडॉप्टेड एट G20 लीडर्स समिट। Today's era must be marked as the golden age of human-centric globalization, and India's G20 presidency under the leadership of PM नरेंद्र मोदी has worked tirelessly towards this goal। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है अपने आप में। और आगे बताता हूं आपको, उन्होंने लिखा है कि हिस्टोरिकल एंड पाथ ब्रेकिंग, ये ऐतिहासिक जो हुआ, ऐतिहासिक घटना हुई है। उन्होंने कहा कि G20 डिक्लेरेशन 100% कंसेंसस ऑन ऑल डेवलपमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इसके साथ अडॉप्ट किया गया है। 100% कंसेंसस के साथ ये जो ड्राफ्ट है लीडर्स डिक्लेरेशन का, वो अडॉप्ट किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके क्या वर्डिंग्स हैं, वो बातें आपसे थोड़ी देर में आपके सामने हम रखेंगे जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया जाता है। मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ 3 मेहमान हैं। भारत देश के पूर्व राजनयिक, हमारे सीनियर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। ओम जी उपाध्याय ICHR के डायरेक्टर हमारे स्टूडियो में हैं। उपाध्याय साहब स्वागत है आपका। जफर सरेशवाला साहब भी स्टूडियो में दोबारा फिर आ चुके हैं। जफर साहब आपका फिर एक बार स्वागत है। त्रिपाठी जी पहले अगर बता दें, ये जो लीडर्स समिट डिक्लेरेशन है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और हमारे शेरपा जो अमिताभ कांत साहब हैं वो कह रहे हैं ये ऐतिहासिक है। देखिए, इसके ऊपर शुरू से संशय की तलवार लटक रही थी। जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं अडॉप्ट किया जा सका था, इसलिए ये लग रहा था कि चीन और रूस जो हैं वो एक और हैं और नेटो मेंबर्स या वेस्ट जो है वो अड़ा हुआ है कि वो रूस की इसमें मजम्मत करेगा नाम लेकर के और रूस की निंदा की जाएगी। अब यहाँ पर समस्या ये थी, हमारा रुख रूस के प्रति थोड़ा सा नरम था। हम चाहते थे कि रूस का नाम लिए बिना, उसको आक्रांता घोषित किए बिना, और युद्ध का नाम लिए बिना, कॉन्फ्लिक्ट करके, संघर्ष करके हम उसको रोकने के बारे में चीज़ें बताएं। तो इस पे वेस्ट तैयार नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि कल जब पहली बार मुझे लगा कि कुछ ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्योंकि जब एक स्वर से सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा कि भारत की सफलता की कामना करते हैं और इच्छा है, उम्मीद है कि सफल होगी, और दूसरी चीज़ सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री के घर पहुंचते हैं और वहाँ मुलाकात होती। वहीं से ये लगने लगा था कि अमेरिका के रुख में कुछ नरमी हम ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और उससे ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप जो भी लड़ाई जारी रख रहे हैं करते रहिए, लेकिन आप मतलब रूस का नाम लिए बिना और आक्रांता कहे बिना, और ये कि वार, क्योंकि युद्ध जो है, युद्ध कहने से हम इसलिए बच रहे हैं कि युद्ध जो है इंटरनेशनल लॉ में खुद एक क्राइम है। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा रुख था। मेरे ख्याल से और देशों ने ये माना, पश्चिमी देशों ने माना कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या वॉर कर रहे हैं वो तो वैसे भी करते रहेंगे चाहे डिक्लेरेशन हो या ना हो,
तो डिक्लेरेशन हो जाने से अगर हमारे ओर से कुछ सॉफ्टनिंग हो जाए तो उससे ये रहेगा कि बात तो आगे बढ़ती हमारे लिए रहेगी। खास इसलिए था क्योंकि हमारी भी अपनी एक स्पेशल पोजीशन है उस युद्ध को लेकर जी, के। बिल्कुल। हमने जो भूमिका ली हुई है, चाहे तो वो सब कुछ होते हुए भी ये जॉइंट डिक्लेरेशन का जो प्रस्ताव है वो सबने मान लिया है। जॉइंट डिक्लेरेशन आ रहा है। एसडी मुनि साहब भी भारत के पूर्व सीनियर राजनयिक हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जरा एक प्रधानमंत्री का बयान मैं सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात दुनिया के सामने अलग अलग इलाकों में चल रहे युद्ध को लेकर खुलकर कही और कहा कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी को और गहरा किया है। ऐसे में भारत दुनिया के सभी देशों से एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाने की अपील करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया में विश्वास की कमी का बड़ा संकट पैदा हुआ और युद्ध ने भरोसे की इस कमी को और गहरा कर दिया था। लेकिन अगर हम कोविड-19 जैसी महामारी को हरा सकते हैं तो हम सभी देश चाहें तो विश्वास में आई इस कमी के संकट पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये लीडर समिट डिक्लेरेशन आ रहा है। तो आप सुनिए थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने क्या बात कही थी। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी जब आज G20 के समिट का औपचारिक शुरुआत हो रही थी। उस वक्त सबको एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात से अपनी बात की शुरुआत की थी। और आप देखिए, सत्र खत्म हुआ, लंच हुआ, उसके बाद ये जॉइंट लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो हमारे सामने है। एसडी मुनि साहब, अमिताभ कांत साहब लिख रहे हैं ये ऐतिहासिक है और एक नई राह दिखाने वाला डिक्लेरेशन है। क्या खास इसमें हमने अर्जित किया? देखिए, ये तो मैं डिक्लेरेशन का टेक्स्ट पढ़े बिना आपको साफ साफ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस मामले में। पहली बात तो कल रात अमिताभ कांत ने एक बयान दिया था जिसमें उसने साफ कहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये डिक्लेरेशन शाया होगा और जहाँ जहाँ भी विरोध है वो सब का सब एक कंसेंसस में बदल जाएगा। मैं खास तौर से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस शेरपा के लेवल के पर बात करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के मेरे 3 पुराने विद्यार्थी लगे हुए हैं। उसमें अमिताभ कांत एक है, जयशंकर दूसरे हैं और निर्मला सीतारामन तीसरी हैं। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व का क्षण है कि हमारे JNU के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टेक्स्ट देखने पे पता लगेगा, जो बात अटकी हुई थी वो यूक्रेन वार पे अटकी हुई थी। और पिछली बार यूनाइटेड नेशंस में 1921-1919 में एक रिजोल्यूशन लिया गया था जिसमें रूस की तरफ से और अमेरिका और यूरोप की तरफ से भी हाँ भरी हुई थी। वही डिक्लेरेशन इंडोनेशिया के वक्त में जो G20 की मीटिंग हुई उसमें अडॉप्ट किया गया। लेकिन हमारे यहाँ जब मिनिस्ट्रियल बातें होने लगी तो उस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने से मना कर दिया गया। इससे शंकाएं पैदा हुई कि ये क्यों नया रवैया आया है। ये बात सही है कि यूक्रेन वॉर ज्यादा गहरा गया है, उसके साथ साथ अमेरिका और चीन के आपसी संबंध थे वो भी काफी प्रतिस्पर्धात्मक हो गए थे। उस वजह से ये बहुत मुश्किल था ये कहना कि एक यूनानिमस, एक कंसेंसस डिसीजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके ऊपर मैं समझता हूँ काबू पाया गया है और जो पुराने सॉल्यूशंस हैं उनको लाकर एक मत होने की राय बताई गई है। 2-3 और मसले थे जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी।
एक तो क्लाइमेट चेंज के मसले पे प्रॉब्लम थी, एनर्जी के मसले पे प्रॉब्लम थी, सऊदी अरेबिया को कुछ रिजर्वेशंस थे, चीन ने उनको सपोर्ट किया। कुल मिलाकर चीन भी ये नहीं चाहेगा कि वो अलग थलग हो जाए इस बड़ी मीटिंग में। इसलिए मैं उम्मीदवार था कि ये सब झगड़े के बावजूद कहीं ना कहीं एक कंसेंसस डेवलपमेंट जरूर होगा, और वो हुआ है। जब आप हमें डिटेल्स बताएंगे बिल्कुल तब सर। और उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये आपने ठीक कहा, वो तो अब जब उसका मसौदा सामने आ जाए वो क्या है तब उस पर बारीकी में बात की जा सकती है। लेकिन मैं देख रहा था जो बाली लीडर्स डिक्लेरेशन था, G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन, उसमें 52-53 पैराग्राफ हैं। लेकिन अगर आप देखें तो तीसरा ही जो पैराग्राफ है वो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ था और उसमें बड़ी सख्त भाषा है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि सारे लीडर्स जो हैं दे डिप्लोर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड डिमांड इट्स कंप्लीट एंड अनकंडीशनल विड्रॉल फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। युद्ध की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रूस ने जिस तरीके से युद्ध शुरुआत की उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वो यूक्रेन की धरती को जल्द से जल्द छोड़े। और अंत में उस पैराग्राफ में केवल ये लिखा गया था कि हम ये समझते हुए कि G20 वो फोरम नहीं है जहां पर सिक्योरिटी इश्यूज का समाधान निकाला जा सके, हम ये मानते हैं कि इन मुद्दों का दुनिया भर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये तीसरा पैराग्राफ पूरा रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर लिखा हुआ था। यही क्या एक अड़चन थी कि उसकी शब्दावली क्या हो, देवेंद्र? बिल्कुल सर, अब और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने जिस प्रकार से पूरा किया है, आप सोचें चीन, रूस और वेस्ट कंट्रीज़ को एक साथ लेकर आना, ये अपने आप में कितना बड़ा टास्क था। दूसरा टास्क ये था कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में ही कहा था कि G20 को इंक्लूसिव होना चाहिए, वहाँ पर अफ्रीकी यूनियन को उसमें शामिल कराया जाना, ये बताता है कि उसमें भारत की तरफ से जो कोशिश की गई वो कितनी सक्सेसफुल रही। तीसरी चीज़ कि मल्टीलैटरलिज्म को लेकर भारत ने जो अपना सिग्नेचर किया वो बहुत क्लियर और डिस्टिंक्टिव दिख रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये कहा जा रहा हो कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे 100% सहमति है सभी देशों की, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत की मेज़बानी के लिहाज से और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के लिहाज से। अब वो तमाम मुद्दे क्या हैं जिन पर सहमति बनी है, ये सब बातें अभी आगे आएंगी। लेकिन ये देखते हुए एक बार फिर त्रिपाठी साहब का रुख कर रहा हूं कि शी जिनपिंग नहीं है दिल्ली में, उनके प्रधानमंत्री आए हुए हैं, पुतिन नहीं है, उनके विदेश मंत्री आए हुए हैं, तभी ये सहमति बन पाना। शायद लग रहा था वो दोनों नेता नहीं आए तो शायद बात नहीं बनेगी, लेकिन बात बनी। नहीं, देखिए ये दोनों नेता जो आए, मतलब प्रधानमंत्री चीन के और विदेश मंत्री रूस के, ये तो मान के चलना चाहिए कि इन दोनों को प्रॉपरली ब्रीफ किया गया होगा और इन दोनों को मैंडेट दिया गया होगा अपने नेताओं द्वारा कि इन मुद्दों पे ये बातें करनी है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक नहीं जाना है। तो उसी के तहत ये किया। और मेरा निश्चित मत है कि बाद में शायद सामने आएगा कि इस डिस्कशन के दौरान भी शायद इन दोनों प्रतिभागियों ने अपने अपने नेताओं से बात की होगी और ये फिर हुआ होगा कि बजाय इसके कि इसको बहुत बड़ी समस्या बना दिया जाए और एक तरह से G20 का ही भविष्य खतरे में पड़ जाए, अच्छा है कि हम इस समस्या को निपटाएं। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर मुनी ने कहा, मैं भी वही कहूँगा कि जब तक हम डिक्लेरेशन पूरा न देख लें कि इसमें आखिर यूक्रेन रूस के संघर्ष पे कहा क्या गया है, तब तक हम कुछ भी कह सकने में असमर्थ हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाली डिक्लेरेशन जितना स्ट्रांग था यूक्रेन की समस्या को लेकर रूस के खिलाफ, उतना नहीं होगा। ये शायद काफ़ी कुछ मेलो डाउन होगा उस मामले में। जी बिल्कुल। और जो बात अभी देवेंद्र कह रहे थे, दरअसल ये अमिताभ कांत के बयान में जो है वो झलक रही है कि 100% कंसेंसस ऑन ऑल डेवलपमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अब ये मुद्दे क्या हैं तो खैर वही जब मसौदा सामने होगा तब देख करके हमको पता चलेगा। लेकिन अभी जो बात प्रधानमंत्री ने जैसे कही और जो हमारे शेरपा बता रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने कंसेंसस अचीव किया सारे मुद्दों पर। देखिए, बिल्कुल जो बाली में सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए थे, कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना असल नहीं है। असल ये है कि हमको सबको मेंटेन करना है। तो मैं समझता हूँ ये जो डिक्लेरेशन हुआ है जिस तरह का, अभी वो वर्ड्स तो सामने आएंगे, लेकिन जो डिक्लेरेशन हो गया तो क्योंकि हमने हर एक को, हमारा जो बैलेंसिंग है बहुत अजीब है। हमारा उधर रूस भी है, उधर यूक्रेन भी है और इधर चाइना भी है। तो हमने
यानी डिप्लोमेटिकली मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी हमारी जीत है हिंदुस्तान की, कि इस किस्म का कि जो सबको पसंद आया। दूसरा मैं समझता हूं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सुबह ही हो गई, कि अफ्रीकन यूनियन को अंदर दाखिल कर देना, G20 के अंदर परमानेंट मेंबर बनाना। तो मैं समझता हूं कि बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन ये डिक्लेरेशन हो जाना, जिसके बारे में हर एक को एक वो था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, यानी बहुत सारी चीजें थी, ये हो जाना, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। अमित कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल सौरभ, यहां से मैं एक अपडेट आपको बता दूं, क्योंकि 3:45 का वक्त तय हुआ था कि जब भारत यानी कि प्रेसिडेंसी की ओर से एक ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन फिलहाल अभी हम इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है कि क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि लीडर्स डिक्लेरेशन को लेकर, और हो सकता है कि उसके बाद तय किया जा रहा हो कि अब जब मीडिया के सामने आ जाएगा तो किन किन बातों को रखा जाएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे डिक्लेरेशन को लेकर कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है। बहरहाल एक जो चीज बिल्कुल सामने निकल कर आई है वो है कि भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में, जिसका जिक्र अभी किया, अफ्रीकन यूनियन को साथ में लेकर आना, और यहां पर जो साउथ अफ्रीका की ओर से जो नुमाइंदे थे उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लगातार उनकी कोशिश थी, जैसे कि ब्रिक्स, जहां पर कि भारत के साथ हमेशा साउथ अफ्रीका एंगेज होता है, और जिस तरह से लगातार भारत की ओर से साउथ अफ्रीका के मुद्दों को बड़े मंचों पर उठाया जाता है, तभी से कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाए। 2015 में हमें पता है कि जो इंडो अफ्रीकन समिट हुआ था दिल्ली में, उसको आयोजित किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने इनिशिएटिव लेकर इसको किया था। उसके बाद से लगातार एंगेजमेंट्स बढ़े हैं, और उसी का नतीजा है कि आज G20 में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को साथ लाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। दूसरी बात है कि अब सवाल उठा कि G20 के अब G21 हो जाएगा। इसको लेकर हमने जब बात की, हमारे मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से ऑफ द कैमरा बातचीत हुई, हमने पूछा उनसे क्या अब हम G20 को G21 कहेंगे, तो उनका कहना था कि बहरहाल G20 ही रहेगा, क्योंकि अब अमित एक सेकंड, अब इस जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर के एक खबर जो है देवेंद्र के पास है। जी देवेंद्र। और बिल्कुल ये जो डिक्लेरेशन है सौरभ वो अपने पास है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, उसमें पूरे चैप्टर्स की अगर बात करें तो पहले शुरू के कंटेंट ही देखें तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा, जैसे पहला उसमें जो सेक्शन है उसमें स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, और दूसरी चीज़ है जो है एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी बात लगातार कही जाती है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट है। चौथा, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, जिसके बारे में भारत बार बार कहता रहता है कि हर इंस्टीट्यूशन को मल्टीलेटरल बनाए जाने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस संदर्भ में इसको आसानी से समझा जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा जोर रहता है, उसका इसमें जिक्र है। इंटरनेशनल टैक्सेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। पीएम मोदी ये कहते हैं कि महिलाओं का सिर्फ विकास नहीं करना है, बल्कि जो डेवलपमेंट है वो महिलाओं के द्वारा हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है सौरभ, हम लोग लिहाज से देवेंद्र एक मिनट आपको रोक रहा हूं, वहां पर जो है भारत मंडपम में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, विदेश मंत्री भी उसमें बैठे हैं। जी। They will make brief opening statements, after which we'll open the floor for questions. Please note that we may not be able to accommodate all your questions given the time limit, but I would request now, sir, if you would like to take the floor first. Thank you. Thank you very much. Friends from the media, it is a great pleasure for all of us to speak to you, even as the G20 summit deliberations continue. You may be aware that at the start of the second session, the summit has adopted the G20 New Delhi Leaders Declaration. What I would like to do is to give you an overarching perspective of India's G20 presidency. Thereafter, I would request my colleague, Finance Minister Nirmala Sitharaman, to speak about the key outcomes from the finance track. The Indian G20 Sherpa, Amitabh Kant, will then similarly speak on the results of the Sherpa track. We would thereafter be very glad to respond to your questions and comments. The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. This draws the entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted to each aspect of this theme.
Now, reflecting this approach, we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of its 20 member states, 9 invitee nations, and 14 international organizations. It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions, and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a Green Development Pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai Principles for a Sustainable and Resilient Blue Economy, and the Deccan Principles on food security and nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed. तो आप विदेश मंत्री जो हैं इस लीडर्स डिक्लेरेशन के बारे में तफसील से बता रहे हैं और इसमें देखिए बड़ी कामयाबी ये है कि एक बार फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कहा गया है कि ये युद्ध का युग नहीं है, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे, जो भारत की पोजीशन रही है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये बात एक बार फिर इस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर आई है कि ये युद्ध का काल नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये इसमें फिर से लिखा गया है। जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा तनातनी चल रही थी और वो था रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, उसको लेकर के बहुत सारे पैराग्राफ जो हैं इसके अंदर कहे गए हैं और खास तौर पर ये भी स्पष्ट इसके अंदर किया गया है। जब आगे आप आते हैं इसके पैराग्राफ नंबर 7 से, तो उसके बाद सीधे सीधे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में इसमें कहा गया है और डिक्लेरेशन में साफ कहा गया है कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये भी लिखा है इसके अंदर कि हम ये देख रहे हैं कि युद्ध की वजह से दुनिया भर में कितनी तकलीफें हो रही हैं, ह्यूमन सफरिंग हो रही है, इसका जिक्र जो है वो इसके अंदर किया गया है। और ये कहा गया है सभी नेताओं की तरफ से, जहां तक यूक्रेन का सवाल है तो बाली में जो डिस्कशन हुआ था उसी बुनियाद पर आगे बढ़ते हुए हम अपनी पोजीशंस एक बार फिर दोहराते हैं। ये इसमें साफ लिखा गया है। जितनी सख्त भाषा बाली के डिक्लेरेशन में थी वैसी भाषा का इस्तेमाल इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो नहीं किया गया है। यूएन चार्टर का हवाला इसमें जरूर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी देना ये जो है असहनीय है। इस बात का जिक्र इस डिक्लेरेशन के अंदर लगातार जो है वो किया गया है। और आगे इसके बाद फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात की गई है,
ये कहा गया है कि यूक्रेन की वजह से वो उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है कि दुनिया भर में कितनी दुश्वारियां हो रही हैं। लेकिन जो भारत ने कहा था, इसकी जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उस थीम के तहत ही आगे सारे विषयों पर इस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर बातचीत की गई है। और रूस यूक्रेन युद्ध का भी हवाला जो है इसके अंदर है, लेकिन उतनी सख्त भाषा जो कि इससे पहले बाली के डिक्लेरेशन में थी, वैसी कम से कम इसमें देखने को नहीं मिल रही है। इतना हम साफ साफ जो है वो कह सकते हैं। अभी अभी चूंकि ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, इसको पढ़ने के बाद जयकिर त्रिपाठी जी, अभी तक जितनी बातें सामने आई हैं वो क्या बता रही हैं? वो ये बताते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि यूक्रेन पर भाषा जो है ज़्यादा संयत है, ज़्यादा सरल है, सॉफ्टनिंग हुई है एटीट्यूड में। और एक इसमें एक तरह से सारे 20 लोगों, सारे 19 कंट्रीज़ का एक तरह कंसेंसस बना लेना, आम सहमति बना लेनी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है भारत की प्रेसिडेंसी की। और जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी, के डेलीगेट्स भी कह रहे थे कि हम वो भारत की सफलता की कामना करते हैं। जर्मन एम्बेसडर ने तो ये कहा था कि भारत ऐसे समय इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ साल है। और ऐसे में भारत अगर सफल होता है तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं होगी। और वो उपलब्धि देखिए हमने हासिल कर ली। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ के बताएं कि यूक्रेन पे जी एग्जैक्टली क्या कहा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, वो बाली वाला भी डिक्लेरेशन मैंने पढ़ा था दर्शकों के लिए, उसमें तो साफ साफ लिखा था कि रूस ने ये किया, वहां से हमला किया, सारी जमीन कब्जा छोड़े, उसमें सैंक्शन शब्द का भी इस्तेमाल था, वो बड़ा, उसमें बड़ी डायरेक्ट लैंग्वेज थी। ये जो है इसमें आप आए, देखिए, फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पैरा नंबर 7 शुरू होता है यहां से। वी नोट विद डीप कंसर्न द इमेंस ह्यूमन सफरिंग एंड द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये पहला है। देखिए 14 नंबर पॉइंट पे लिखा है टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। ये पॉइंट नंबर 14 लिखा हुआ है, साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है। ये इंडिया की जो पोजीशन है वो एक बार वो सब लीडर्स ने उसको एक तरीके से रीअफर्म किया है। आगे देखिए साफ लिखा हुआ है, कंसर्निंग द वॉर इन यूक्रेन, while recalling the discussion in Bali, we reiterated our national positions and resolutions adopted at the UN Security Council and the UN General Assembly, and underscored that all states must act in a manner consistent with the purpose and principles of the UN Charter in its entirety. In line with UN Charter, all states must refrain from the threat or use of force to seek territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. इसमें रूस का नाम नहीं है, रूस का नाम नहीं है, वार का नाम लेकर के, वार इन यूक्रेन का लेकर के ये भारत ने वो कर दिया कि वार तो अगर आप वार कहेंगे तो वार दोनों ओर से हो रही है। रूस का नाम नहीं है तो एग्रेशन किसी का नहीं बताया गया। वेस्ट को भी वो हो गई कि भाई बाली डिक्लेरेशन का भी वो हो गया, और वेस्ट को ये संतुष्टि हो गई कि हमने जो है यूएन चार्टर के तहत और यूएन जनरल असेंबली की जो बात हुई थी उसके तहत हमने कहा है कि देश जो है एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें। तो ये चीज़ रही जिस पे कि रूस और चीन भी एग्रीएबल थे, क्योंकि नाम उनका नहीं लिया गया जी। और दूसरा, हम ये बार बार कहते थे जब भी कोई पूछता था भारत की पोजीशन क्या है, विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री, वो एक हमने बार बार कहा कि भाई बातचीत से रास्ता निकलेगा इसका, डिप्लोमेसी इज द ओनली वे। देखिए पॉइंट नंबर 13 मैं फिर पढ़ रहा हूं आपके लिए भी, वी कॉल ऑन ऑल स्टेट्स। अच्छा ये ध्यान रखिए, जब मैं पढ़ रहा हूं तो ये सभी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, वो सारे वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है जी। वी कॉल ऑन ऑल स्टेट्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी, international humanitarian law and the multilateral system that safeguards peace and stability. सर अगली लाइन पर इस पर आप गौर कीजिएगा, the peaceful resolution of conflicts and efforts to address crisis as well as diplomacy and dialogue are critical. देखिए बहुत बड़ी बात कही है, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है कि इसमें छुपे हुए शब्दों में आपने इस चीज़ के लिए भी इंडिकेट कर दिया है कि यूक्रेन ने जो मिन्स्क प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, जो उसमें डोनेट्स्क में उनकी नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया था, उसका भी इसमें जिक्र आ गया है। तो इसमें किसी भी एक पार्टी को, एक पक्ष को आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया, दोनों पक्षों की बात की है, क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी की जो बात है
वहाँ भी यही चीज़ आ जाती है कि क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यूक्रेन की ख़त्म की गई थी रूस के द्वारा या नहीं जी। वो भी अभी दोनों पक्षों द्वारा डाउटफुल है। तो इसलिए हमने उसको एम्बिग्युइटी में करके कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अब आप और डिप्लोमेसी और डायलॉग क्रिटिकल है, ये हमने इसमें वो हम पहले ही कहते रहे हैं कि आप बातचीत से जो है इसका समाधान, डिप्लोमेसी से इसका तो समाधान ये बहुत सधी हुई भाषा में सबको संतुष्ट कर दिया है और सबकी सहमति इसी वजह से बनती है। अगर एसडी मुनि साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर कुछ एक अंश इसके पढ़ने की कोशिश की है मैंने, क्या आप इससे आगे क्या रीड करते हैं? देखो, मुझे ये ख्याल आ रहा है कि कहीं न कहीं पर मोदी जी सक्सेसफुल रहे हैं बाइडेन साहब को ये कहने के लिए कि आप ये रूस के आइसोलेशन पे और कंडेमनेशन पे इंसिस्ट मत कीजिए। और यही वजह है, अगर आपको याद होगा कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा कि वी वुड वांट इंडिया टू बी सक्सेसफुल इन इट्स G20 प्रेसिडेंसी। और उसकी वहीं से एक इंडिकेशन था कि शायद कुछ नरमी अमेरिका और यूरोप की तरफ से आई है और उन्होंने ये तय किया है कि रूस को नाम लेकर कुछ कहा नहीं जाए और रूस को आइसोलेशन करने की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाए। उसके साथ ही जो न्यूक्लियर वेपन्स का रेफरेंस है वो रूस पे लगता है, क्योंकि रूस ने भी कहा था कि अगर न्यूक्लियर वेपन की थ्रेट होगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो वेस्ट को राजी करती है, लेकिन बेसिकली ये वाटरिंग डाउन है ये वेस्ट और ये वेस्ट की तरफ से यूएस और यूरोप की तरफ से। एक माने में अच्छी बात है, लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि रिजोल्यूशंस ये टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक है। माने ये कि क्या ये सिर्फ इस मीटिंग के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए, भारत को समर्थन देने के लिए वेस्ट ने ये किया है, या वाकई वो इस युद्ध का समाधान चाहते हैं और ये चाहते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत होकर इसको खत्म किया जाए, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया जाए। ये देखना पड़ेगा, वो बड़ी बात है। अगर वो हो जाए, अगर ये स्ट्रेटेजिक है तो मोस्ट वेलकम है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देना तो चाहिए। आप जैसा आपने कहा सर, अगर ये स्ट्रेटेजिक है और वास्तव में इसको मतलब अमल में लाने की नियत है सब नेताओं की, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप भाई डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत करके इसका हल ढूंढिए। देखिए हमारी टीम ने मुझे भेजा है, बाली के अंदर शब्द इस्तेमाल क्या किया गया था सर? अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन, साफ साफ लिखा गया था। लेकिन आज की ये जो दिल्ली की डिक्लेरेशन है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मुनि साहब ने कहा कि नरमी दिखाई देती है इसमें रूस के प्रति वेस्टर्न लीडर्स की। देखिए मेरी रीडिंग ये है, मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा प्रोफेसर मुनि से। मेरी रीडिंग ये है कि ये एक फौरी इंतज़ाम है, एक टेम्पररी इंतज़ाम है। दोनों पक्ष जानते हैं कि इस डिक्लेरेशन से युद्ध या संघर्ष जो भी आप कहिए वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज डिक्लेरेशन हो जाए तो कल परसों में ख़त्म हो जाए। नीयत दोनों ओर से ये नहीं रही है, तो ये युद्ध चलेगा। लेकिन यह है कि एक तरह से एक प्रेशर बनेगा कि भाई देखिए यहाँ पर फिर कहा गया है कि आप ये संघर्ष ख़त्म कीजिए, तो प्रेशर बनेगा। उससे आगे भविष्य में फैसला होगा, तुरंत या अभी 2-4 दिन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल ये इसको G20 समिट को बचाने की एक कोशिश है, सफल कोशिश। मैं सौरव जी सर, देखिए सर एक मिनट सर, मैं चाहूंगा इस पर ओम जी की भी प्रतिक्रिया। देखिए इसकी पृष्ठभूमि पे भी अगर जाएं हम, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। एक तो उन्होंने कहा कि यहीं से कुछ दूर आपको एक अभिलेख मिलेगा, जिसमें मुझे लगता है कि बाद में चर्चा हमको करनी चाहिए उस पर, जहां से दुनिया को मानवता का संदेश दिया गया, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये मानव केंद्रित संस्कृति भारत की रही है। इस आधार पर यह कहना कि युद्ध का युग नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बहुत स्पष्ट तरीके से लेकिन बड़ी माइल्ड लैंग्वेज में, बहुत सधे हुए भाषा में ये जता देना उन दोनों ही देशों को और सभी जो भी विश्व समुदाय है उसको, कि इस समय कूटनीति और बातचीत से ही समस्याओं का हल होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र से समस्याओं का हल नहीं किया जाना चाहिए। ये जो रास्ता है, और ये बड़ी उपलब्धि है कि इस भाषा के साथ इस तरीके से ये डिक्लेरेशन का सर्वसम्मति से पारित होना, पास होना।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो और जो पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ मैंने 8 नंबर आपको पढ़ के सुनाया जिसके अंदर इस युद्ध का पहली बार जिक्र किया जाता है। उसके बाद 10 और 11 नंबर पैराग्राफ जो है, 9 और 10 बल्कि, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर पैरा में ये लिखा हुआ है, रीअफर्मिंग दैट G20 इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सीधे सीधे कि ये जो G20 का फोरम है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फोरम है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी मुद्दे यहां पर आते हैं। एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट वाइल द G20 इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ये सिक्योरिटी इश्यूज को सुलझाने का मंच नहीं है। फिर भी ये कहा जा रहा है, वी एक्नॉलेज दैट दीज इश्यूज कैन हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, विश्व पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स इश्यूज जो हैं वो आते हैं। सरल शब्दों में अगर युद्ध जैसी ऐसी कोई परिस्थितियां दुनिया में आती हैं तो। फिर इसके आगे इसमें पैराग्राफ नंबर 10 में ये साफ साफ ये क्लियरली लिखा गया है, वी हाईलाइटेड द ह्यूमन सफरिंग एंड नेगेटिव एडेड इंपैक्ट्स ऑफ द वॉर इन यूक्रेन विद रिगार्ड टू ग्लोबल फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। विश्व भर में खाने को लेकर के जो संकट पैदा हुआ है, ईंधन को लेकर, एनर्जी को लेकर जो संकट पैदा हुआ है, सप्लाई चेन, मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है विश्व भर में, इसके अलावा ग्रोथ पर थोड़ी सी लगाम लगी है, विच हैज कॉम्प्लिकेटेड द पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यानी डेवलपिंग और कम विकसित जो देश हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ये इस पे साफ लिखा गया है, जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक से उभर ही रहे थे, इसका भी जिक्र इसके अंदर है। आगे लिखा गया है कि देयर वर डिफरेंट व्यूज एंड असेसमेंट्स ऑफ द सिचुएशन, अलग अलग नेताओं के अलग अलग व्यू थे। वही बात जो आप कह रहे थे कि हाँ कुछ एक तो क्योंकि भारत होस्ट है इसलिए भाई एक डिक्लेरेशन आना चाहिए, पहली बार डिक्लेरेशन आया और उसके अंदर भारत की भूमिका का ख्याल रखते हुए ये बात कही गई जो हमारा स्टैंड है कि युद्ध का ये समय नहीं है, काल नहीं है। तीसरी बात साफ साफ इसके अंदर जो हम भारत की पोजीशन रही है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो डिप्लोमेसी डायलॉग से सुलझाना चाहिए, वो बात भी इसके अंदर आ गई और रूस का नाम नहीं लिया गया। और ये भी बता दिया कि द मेंबर्स, द पार्टिसिपेंट्स हैड डिफरेंट व्यूज। हाँ ये लिखा है इसमें। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है डिप्लोमेसी में, शायद प्रोफेसर म्यूनी मेरी बात से की तस्दीक करेंगे, ऐसा होता है कि अगर द्विपक्षीय वार्ता होती है कहीं और उसमें आप एक दूसरे की बात से नहीं सहमत होते तो जरा पोलाइट शब्दों में लिखा जाता है कि वी आइडेंटिफाइड द पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। हाँ, तो कुछ इसी तरह का इन्होंने बता दिया कि भाई झगड़ा था आपस में बीसों में ये था कि कई पार्टी जो थी दूसरे के खिलाफ थी, एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन ये एक कॉन्सेंसस आया है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि आउटकम क्या हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी मेरे ख्याल से 65 या 70 आउटकम डॉक्यूमेंट्स आए हैं तीनों वर्टिकल्स के, उसमें ये बात सही है कि G20 इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन सभी में, इवन विमेन लेड डेवलपमेंट में, इवन वाटर में, इवन एंटी करप्शन में एक पैरा यूक्रेन का घुसा हुआ है जी। तो उसको देख के लग रहा था कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये एक पैरा जो यूक्रेन के बारे में हर उसमें आया है, बिल्कुल हर फाइनल डॉक्यूमेंट में, हर आउटकम डॉक्यूमेंट में, वो सर्टेनली वो अमेरिका और वेस्ट के इंसिस्टेंस पे, उनकी जिद पे आया है। जी बिल्कुल। अब जो बात मुनी साहब कह रहे थे कि ये केवल इसलिए कि भाई इंडिया की प्रेसिडेंसी है, अच्छे से गुजरनी चाहिए, अब जो आउटकम डॉक्यूमेंट है वो अच्छा होना चाहिए इसलिए किया गया है, या वाकई में इन देशों के अंदर कुछ नियत बन रही है कि भाई हम डिप्लोमेसी डायलॉग की तरफ ही बढ़ें, कुछ नरमी के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तो खैर आगे हमें वक्त ही बता सकता है सर, लेकिन जो हमारी पोजीशन है और प्राइम मिनिस्टर जो बात कहते थे उसको इसमें लीडर्स डॉक्यूमेंट में हूबहू उन्हीं शब्दों में जगह मिलना, ये लिखा जाना 14 नंबर पॉइंट, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, ये क्या कह रहा है? नहीं, ये तो बात मानी हुई है कि पहले भी मानी, जब भी प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था तब से उसका इंटरनेशनल सपोर्ट और एंडोर्समेंट हो रहा है कि लड़ाई की बात हम नहीं कर सकते। मैं एक बात इसमें जोड़ना ये चाहता था कि अभी पिछले कुछ दिनों से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रेसिडेंट को ये कह रही है कि ये सोचना कि रूस को आप लड़ाई से हरा सकेंगे, थका सकेंगे या कमजोर करके तोड़ सकेंगे, ये बात छोड़ दीजिए, भूल दीजिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जो ग्रेन के बारे में, ब्लैक सी से ग्रेन एक्सपोर्ट होते थे यूक्रेन के, खासतौर से वीट और मक्का,
उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, और और रशिया ने बंद कर दिया है उसको एक्सपोर्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं बीच में बातचीत चली होगी कि अगर अमेरिका सॉफ्ट हो जाए, यूरोप थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो रूस को भी वहां से ग्रेन एक्सपोर्ट्स को जाना चाहिए। सर उसका जिक्र है, आप इजाजत दें तो मैं पढ़ देता हूं। 11 नंबर पॉइंट है वो सर, मुनी सर, उसमें लिखा है वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ तुर्की एंड यूएन ब्रोकर्ड इस्तांबुल एग्रीमेंट्स। पैरा 11 पे, हाँ जी हाँ बिल्कुल, पैराग्राफ 11। जी हाँ बिल्कुल, उसी वजह से तो जो अमेरिका की तरफ से आप नरमी देख रहे हैं, यूरोप की तरफ से नरमी देख रहे हैं, उसके पीछे ठोस कारण है। क्योंकि जो लड़ाई का माहौल है इंडोनेशिया के वक्त में ऐसा नहीं था। अब ऐसा लगता है कि रूस का थोड़ा अपर हैंड है वॉर में, और वो डिक्टेट कर सकता है कुछ। तो नहीं, अब वेस्ट चाहेगा कि वो डिक्टेट की पोजीशन में रहे और कहीं ना कहीं सॉफ्ट होके जो नॉर्मल प्रोसेस है ट्रेड वगैरह का उसको चलने दे। तो सर अब फाइनली अगर इसको आप इस रूस वाले यूक्रेन वाले मुद्दे को समअप करना चाहें, जो भी शब्दावली इसके अंदर है वो क्या बता रही है, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों के सामने रखें मुनी जी। नहीं, मैं तो यही देखता हूं कि अगर वास्तविक स्थिति से ये सिचुएशन बदली है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम वॉर का सॉफ्टनिंग हिस्सा देखें। वॉर शायद चलता रहे, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ऐसा आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ सॉफ्टनेस है, क्योंकि सिचुएशन बदल रही है और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उसमें मेरी एक प्रॉब्लम और है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने ये कहा है बार बार कि टेरिटोरियल मामले पे हम लोग कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन बिना टेरिटोरियल मामले पे कंप्रोमाइज किए ये इस वार का एंड नहीं होगा। और यूक्रेन को कहीं ना कहीं वो जो 4 हिस्से ईस्टर्न यूक्रेन के हैं, जिसपे रशिया ने अभी अब डोमेस्टिक इलेक्शन भी करा दिए वहां पर, उनमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। उसके बिना लड़ाई का समाधान नहीं होगा। कहीं समाधान, कहीं समझौते की ओर, थोड़ा नरमी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस डिक्लेरेशन में ऐसा दिखता है तो बहुत बड़ी बात है। जफर साहब देखिए, एक तो ये है आउटकम, सबसे इंपॉर्टेंट है आउटकम। और जो हिंदुस्तान का जो रवैया रहा है कि यू कैन नॉट आइसोलेट समबडी, यानी अगर आप रशिया को आइसोलेट करते हो, यू आर पुशिंग इट टू द वॉल, तो ये काम नहीं चलेगा। और जो अभी प्रोफेसर साहब ने बात की, सौरव, मेरा वॉर के जमाने में रशिया जाना हुआ था पिछले साल जब वॉर चल रही थी। अच्छा, पिछले साल ही आप गए? हाँ, मैं गया था जी। और देखिए क्या था वो प्रोग्राम, रशिया ओआईसी इकोनॉमिक समिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और उस समिट में ऑल 57 इस्लामिक कंट्रीज वर देयर, उसमें जाना हुआ था। अच्छा, वॉर चल रही है और वहां ऐसा लग ही नहीं रहा था रशिया में कि कोई वॉर है। तो वहां मुझे अपने बहुत सारे हिंदुस्तानी भी मिले मॉस्को में, अपनी इंडियन कंपनी एक फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी, उसके नॉर्डिक रीजन के चीफ हैं। वो मुझे तब कह रहे थे कि जफर भाई, अगर 10 साल भी वॉर चले तो रशिया के पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। बिल्कुल, यानी रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने वहां, मुझे लग ही नहीं रहा था, मैं घूमा कई शहरों में, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मुल्क वॉर में है। तो रशिया को आप वॉर से हरा नहीं सकते कभी भी। और उन्होंने कहा कि अभी आने दो, ये ग्रेन का जब आएगा तो पता चलेगा कि देखो क्या होता है दुनिया को। तो अब ये अमेरिका को भी अंदाजा आ गया है, और जो हिंदुस्तान का रवैया था कि आप आइसोलेट नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टनेस जो आई है अभी, हिंदुस्तान का जो ख्याल था वो वेस्ट को भी, तो मैं समझता हूं कि हमारी इसमें बहुत जीत है कि हमने उनको आइसोलेट नहीं किया, वी हैव नॉट पुश्ड रशिया टू द वॉल, और उनको अंदर ले आए, और जिसको चाइना ने भी एक्सेप्ट किया। तो मैं समझता हूं कि ये जो डिक्लेरेशन है, जो आउटकम है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। सर, अब ये डिक्लेरेशन जो है 83 पैराग्राफ्स का है। अब मैं इसके बिल्कुल लास्ट के 4 पैराग्राफ की ओर आपको ले जा रहा हूं। कंक्लूजन जहां लिखा हुआ है, कंक्लूजन के बाद 4 पैराग्राफ्स हैं। कंक्लूजन ये कहता है, we thank India for successfully hosting the 18th G20 summit in New Delhi, for its warm welcome to delegates and for its valuable contributions to the strengthening of the G20। तो भारत की एक मेजबान के नाते उसमें तारीफ की गई है, धन्यवाद दिया गया भारत को। और उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है, वी अप्रिशिएट दिस सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ वेरियस G20 वर्किंग ग्रुप्स एंड मिनिस्टेरियल मीटिंग्स एंड वेलकम देयर आउटकम्स एज एनेक्स्ड, जो एनेक्स्चर में शामिल हैं सारे वर्किंग ग्रुप्स ने जो भी अचीव किया। वी ऑल्सो कंग्रेचुलेट इंडिया ऑन द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून ऑन द 23rd August 23। चंद्रयान 3
जो पहुंचा चांद पर, उसकी भी तारीफ जो है इसके अंदर की गई है। और लास्ट पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ नंबर 83 इस लीडर्स समिट जॉइंट डिक्लेरेशन का, वो कह रहा है, रिकॉलिंग आवर कलेक्टिव एक्शंस टू स्टेम अर्लियर ग्लोबल क्राइसिस, वी आर डिटरमिन्ड to steer the world out of its current challenges and build a safer, stronger, more resilient, inclusive and healthier future for our people and the planet। तो बड़ी अच्छी फ्लावरी भाषा के अंदर इसका अंत जो है वो किया गया है। जी सर, करेक्ट। देखिए, इस डिक्लेरेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दोनों पक्ष जो छाती ठोक करके कहने लगे थे कि हम जब तक विजय नहीं हासिल कर लेते तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, अब वो दोनों पक्ष एक बार फिर से निगोशिएशन की बात पर सीरियसली सोचना शुरू कर देंगे। वो इसलिए शुरू कर देंगे कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए भी कि अब आगे तो ये G20 ही नहीं G21 हो जाएगा, तो काफ़ी देशों का प्रेशर पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा है कि दोनों ही पक्ष लड़ते लड़ते थक चुके हैं। जैसा कि जफर भाई ने कहा, रूस ने क्रीमिया क्राइसिस के वक्त से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, ये सोच के कि आगे कभी भी हमें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए स्विफ्ट से उसने अपनी वो करके दूसरा सिस्टम अपना डेवलप किया था, उसके और चाइनीज सिस्टम के साथ काम कर रहा था। तभी से उनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो रात दिन 24 घंटे हथियार बनाने में लगी हुई थी। एक बार मुनीर साहब से अब ये समझना चाहते हैं सर, ये और साथ में ये भी हमको बताया जा रहा है कि अब जितनी भी चर्चाएं होनी थी वो सब पूरी हो चुकी हैं आज के दिन। अब कल ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष जो है वो खास हासिल करने के लिए। देखिए साहब, हमारे पास जो मैसेज आया वो ये कह रहा है, लीडर्स डिक्लेरेशन हैज बीन अडॉप्टेड टुडे एज टुमारोज सेशन डज नॉट हैव एनी इश्यूज विद रिगार्ड्स टू नेगोशिएशन। कोई नेगोशिएशन जैसी बातचीत अब होने के लिए बाकी नहीं है। ऑल डिस्कशंस हैव बीन डन एंड कंसेंसस हैव बीन बिल्ट एंड द लीडर्स डिक्लेरेशन हैज बीन अडॉप्टेड। अब तो मतलब सब कुछ हो गया जो भी बातचीत नेताओं के बीच में होनी थी। क्या न्यू दिल्ली G20 लीडर्स समिट को आप एक कामयाब समिट अब कहेंगे? हाँ, ये कामयाब समिट है, लेकिन तीसरा पहलू बाकी है भैया। अभी कल सपने बुने जाएंगे, फ्यूचर बाकी। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या कर सकते हैं, ये जो आप हमारा स्लोगन है उसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो फ्यूचर की बात उसमें होगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ कल बहुत प्लेजेंट प्रपोजल्स आ सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। खास तौर से भारत ने अपना एजेंडा वहां पर रखा हुआ है डिजिटल फाइनेंसेस का, पर्टिकुलरली उसको लेकर और हेल्थ को लेकर। और अगर यूक्रेन में शांति होती है तो जो क्राइसिस फूड की, फर्टिलाइजर की और एनर्जी की है वो भी हल करने की बात हो सकता है कल की जाए। जी देवेंद्र, आज और कल में अब और क्या बाकी है खास? आज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि सौरभ देखें और इस पूरे समिट को देखें तो जियोपॉलिटिकल इशू ने डेवलपमेंट के एजेंडा को किनारे नहीं किया। ये अलग बात है कि हम लोग जैसे अभी लगातार रूस यूक्रेन पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये समिट भले ही रूस यूक्रेन वार की छाया में ये समिट हुई है, लेकिन इस समिट की जो बैठक का पूरा आप एजेंडा देखें तो वो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा था। वो सिर्फ डिक्लेरेशन में आपको दिख रहा है, अन्यथा डेवलपमेंट का जो गोल था वहां कहीं भी ये समिट उससे डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसे समय में इस समिट का कराया जाना। आप अंदाजा लगाएं कि रूस, चीन जहां पे मौजूद हों, वेस्ट मौजूद हो, अमेरिका मौजूद हो, वहां पे उन सबको पता है कि रूस यूक्रेन वार को लेकर सबकी पोजीशनिंग कैसी है, कितनी हार्ड लाइनर है। वहां पर अगर आप अपने डेवलपमेंट के एजेंडे को कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं तो ये समिट के अध्यक्ष के तौर पे, चेयर के तौर पे अपने आप में भारत की बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लाइन को इस डिक्लेरेशन में अपनाया जाना कि ये युद्ध का युग नहीं है, बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने दूसरी चीज जो कही थी कि आपको याद होगा कि 2022 में उन्होंने शुरू किया था मिशन लाइफ फॉर एनवायरनमेंट के नाम से, उसको भी इस डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है। तो उपलब्धियों के लिहाज से तो बहुत कुछ चमकती हुई चीजें इसमें नजर आ रही हैं। ओम जी, कामयाब रहा भारत का ये मेजबान G20 की मेजबानी और इतनी मेहनत? निश्चित रूप से ये कामयाबी का सबसे बड़ा जो अभी 2-3 बिंदु आए निकल के कि जिस तरीके से इन विपरीत परिस्थितियों में एक कॉन्सेंसस बनाकर एक बीच का रास्ता, एक मध्यम मार्ग, जिसके लिए हम हमेशा से जाने जाते हैं, बुद्ध ने यही मध्यम मार्ग सुझाया था कि किसी भी एक्सट्रीमिज्म की ओर ना जाके मध्यम मार्ग से अपने गोल की ओर जाना, और उसके बीच डेवलपमेंट या ग्रोथ जो सस्टेनेबल SDGs हैं उनके किसी भी पॉइंट से बिना भटकते हुए
एक ये लक्ष्य तय कर लेना, एक गोल तय कर लेना, और दोनों जो इसके अभी सत्र हुए, वन फैमिली और वन अर्थ, जिसके जो उद्देश्य थे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं, और जो पूरा ये पत्र है जो पारित हुआ है अभी, जिसके 82-83 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये एक नई दिशा की ओर ले जाने वाला है, और पूरी तरह से सफलता के जो मानक शायद तय हुए होंगे अब तक 2008 से लेके अभी तक, उनमें सबसे सफल शायद समिट्स में से इसको गिना जाए। जी बिल्कुल। और बाकी तो जैसा भी देवेंद्र ने कहा कि हम ज़्यादा फोकस जो है भी रूस यूक्रेन वाले मामले पर क्या लिखा गया है इसके अंदर, उसकी चर्चा हम लोग जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप आगे देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन पर सहमति जो बनी है जिन मुद्दों पर, वो इसके अंदर मेंशन्ड है। अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ, व्यापार के बीच जितने भी आपको बाधाएं हैं उनको दूर करना, ये सारे मुद्दे जो हैं इसके अंदर हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, इसके अलावा करप्शन से कैसे लड़ाई लड़ें, एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कैसे हासिल किया जाए, इसमें इसका जिक्र है। और एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपिंग गोल्स, जिसका जिक्र अभी ओम जी कर रहे थे। एलिमिनेटिंग हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण को कैसे दूर किया जाए। बहुत सारे और विषय जो हैं आम दुनिया के से जुड़े हुए, वो उनका जिक्र इसके अंदर किया गया है।